नमस्कार, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत। मैं हूं शैलेश। भारतीय राजनीति का एक पुराना माहिर खिलाड़ी इन दिनों बेचैन है, लेकिन ये शेर अब बूढ़ा हो चुका है और उसकी चिंता ये है कि उसकी पार्टी किसी तरह से इस स्थिति में रहे कि उसकी बेटी राजनीति में उसकी विरासत संभाल सके। लेकिन बीजेपी इस समय जिस तरह से आक्रामक रुख अपना रही है, उससे लगता नहीं है कि ये बूढ़ा शेर और राजनीति का पुराना माहिर खिलाड़ी अपनी पार्टी को बचा पाएगा। मैं जिक्र कर रहा हूँ महाराष्ट्र के पुराने नेता, पूर्व मुख्यमंत्री, देश के कृषि मंत्री रह चुके और एक माहिर राजनीतिज्ञ शरद पवार की, जिनकी पार्टी इन दिनों ऊहापोह की स्थिति से गुजर रही है। ये साफ नहीं हो पा रहा है कि उनकी पार्टी का क्या होगा और बीजेपी बेताब है लोकसभा में 2/3 बहुमत के लिए। आपको याद होगा कि संविधान का 130वां संशोधन, जिसके जरिए 30 दिन तक जेल में रहने वाले मुख्यमंत्रियों और ऑफ कोर्स प्रधानमंत्री को भी पद से हटाने की व्यवस्था की गई थी। ये बिल जो है वो संसद की समिति को दे दी गई थी। समिति की रिपोर्ट बस अब आने ही वाली है और बीजेपी की पूरी कोशिश होगी कि अगले सत्र में ये विधेयक पास हो जाए। अगला सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। इसके साथ साथ एक बिल जो पिछली बार असफल हो गया था, गिर गया था, क्योंकि एनडीए के पास 2/3 बहुमत नहीं था। अब उम्मीद ये बन गई है कि 2/3 बहुमत को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है और इसलिए शरद पवार के 8 सांसद भी निशाने पर दिखाई दे रहे हैं। क्या है गेम, क्या है खेल, इस पर आज बात करेंगे। खेल बहुत आसान है। दरअसल शरद पवार की उम्र हो चुकी है और अब वो बहुत सक्रिय रूप से राजनीति करने की स्थिति में नहीं है। दूसरी तरफ उनकी बेटी सुप्रिया सुले अभी भी इस स्थिति में नहीं है कि उनकी विरासत को संभाल सके। इसके पहले उनके भतीजे अजीत पवार पार्टी में एक बार तोड़फोड़ कर चुके हैं। अजीत पवार की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन उनकी विरासत को उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार ने संभाल लिया है। तो अब ये जंग जो है सुप्रिया सुले और सुनेत्रा पवार के बीच भी है। कैसे इस जंग में बीजेपी कूदी है, इस पर भी आज चर्चा करेंगे। दरअसल बीजेपी को जो चुनावों से नहीं मिला, यानी 2024 के चुनाव में नहीं मिला, वो सब उसे अब बड़ी आसानी से मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। 2024 के चुनाव में बीजेपी सिर्फ 240 सीटें पा सकी, यानी उसको बहुमत नहीं मिला। 543 सदस्यों वाले लोकसभा में बहुमत के लिए चाहिए 263 सीटें, यानी 23 कम थी। अब टीएमसी के 20 सांसद जो टूट करके जा चुके हैं बीजेपी में, तो उसके बाद बीजेपी 260 तक, यानी करीब करीब बहुमत तक पहुंच चुकी है। अब शरद पवार गुट के 8 सांसद भी अगर मिल जाएं तो 2 फायदे होंगे बीजेपी को। एक तो पूर्ण बहुमत मिल जाएगा और दूसरा एनडीए को 2/3 बहुमत के बिल्कुल करीब पहुंचने में आसानी हो जाएगी। अब इसमें मुश्किल क्या है? शरद पवार लंबे समय से एक तरह से दुविधा में है। कई बार ये खबर आ चुकी है
कि उनकी पार्टी के बहुत सारे लोग चाहते थे कि दोनों कि ये जो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी है, यानी शरद पवार की पार्टी है, उसका विलय कांग्रेस में हो जाए। ये नहीं हुआ और इस बीच पार्टी टूट भी गई। अब अभी जो स्थिति है उसमें क्या बन सकता है, क्या हो सकता है, यानी अगर ये पार्टी टूट करके पूरी तरह से बीजेपी में मिल जाए तो बीजेपी के 268 सांसद लोकसभा में हो जाएंगे और पूर्ण बहुमत मिल जाएगा, और प्लस एनडीए जो है वो जो करीब 262 सीटें चाहिए 2/3 बहुमत के लिए, उसके आसपास भी पहुंच सकती है। थोड़े से और सांसदों की मुलाकात से बीजेपी संविधान में वो सब बदलाव कर सकती है जो कर नहीं पा रही है, और कुछ तो उसके गले में फंसे हुए हैं। इस पर भी हम आगे चलकर बात करेंगे। अब दो तरह की चर्चाएं इस समय महाराष्ट्र में चल रही हैं। अभी हाल में एक घटना हुई जिसमें कि जो अजीत पवार गुट हैं उसके दो प्रमुख नेता, और अजीत पवार से मेरा मतलब सुनेत्रा पवार से है, उनके गुट के दो नेता और अजीत पवार गुट के एक नेता, ये लोग मुख्यमंत्री से और उप मुख्यमंत्री से मिले। इनकी मुलाकातों की खबर सुनेत्रा पवार तक को नहीं थी। उसके बाद ये चर्चा गर्म हो गई कि बातचीत जो है वो जो अजीत पवार गुट है उसके विलय के बारे में हुई है। सुनेत्रा इससे नाराज हुई और उन्होंने कहा कि उनको बताए बिना उनके सांसद गए। एक चर्चा ये भी चली कि जो सांसद हैं और विधायक भी जो इस समय शरद पवार गुट में हैं, वो भी जो अजीत पवार का पुराना गुट यानी सुनेत्रा पवार का गुट है उसके साथ जा सकते हैं। मतलब उनको ले जाने के लिए बातचीत चल रही है। तो ये जो पूरी स्थिति है वो एक तरह से एक नई तस्वीर बना रही है। अगर बीजेपी को लोकसभा में बहुमत न भी मिले, मतलब ये 8 जो सांसद हैं वो अगर सीधे तौर पर बीजेपी में शामिल नहीं भी हों, तो भी अगर वो टूट करके या सुनेत्रा पवार की वाला जो धरा है उसके साथ विलय कर लेते हैं तो बीजेपी का काम आसान हो जाएगा। वो 2/3 बहुमत के पास पहुंच सकती है एनडीए के बाकी सहयोगियों को मिला करके, और तब एक ऐसे बिल पर हम बात करेंगे जिसको लेकर बीजेपी का पूरा 2029 का चुनाव दांव पर पड़ा हुआ है। अब इसको लेकर सुनेत्रा पवार और उनकी पार्टी के नेताओं के बीच बातचीत हो रही है, कौन कौन थे, क्या था, ये सब भी ये हम ज़्यादा इस पर बात नहीं कर सकते, लेकिन संक्षेप में ये कि प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे ये लोग जो हैं बिना जानकारी दिए हुए यानी सुनेत्रा पवार को जानकारी दिए बिना मिलने चले गए थे मुख्यमंत्री से। उसी तरह से ये जयंत पाटिल जो हैं ये मुख्यमंत्री फडणवीस और एकनाथ शिंदे से अलग अलग मिल करके बातचीत कर चुके हैं। इन्हीं के बाद ये सारी अटकलें जो हैं शुरू होती हैं। और एक बात बहुत साफ है कि लोगों को मतलब पार्टी के सदस्यों को, खासतौर पे जो सांसद वगैरह हैं, विधायक हैं, उनको लग नहीं रहा है कि 2029 के चुनाव में शरद पवार जो है वो पार्टी का नेतृत्व करने की स्थिति में रहेंगे। 90 से ऊपर के हो चुके हैं, तेजी से उनका स्वास्थ्य भी गिर रहा है। तो हालांकि वो सक्रिय हैं, वो अभी भी लोगों से मिलते हैं, बात कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन तब भी जो है ये मुश्किल सामने आ रही है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी 1999 में बनी थी। शरद पवार, पीए संगमा और तारिक अनवर ने मिलकर बनाई थी। तारिक अनवर अब कांग्रेस में जा चुके हैं, और ये कह के ये पार्टी अलग हुई थी कि वो सोनिया गांधी का नेतृत्व स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि वो विदेशी मूल की हैं। लेकिन खैर ये सब होता रहा। बाद में
तो वो फिर इंडिया गठबंधन में शामिल हो गए और कांग्रेस के साथ काम करने लगे। लेकिन कांग्रेस के साथ उनकी पार्टी के विलय की जो चर्चा होती थी वो नहीं पूरी हुई। 2023 में पार्टी का विभाजन हो गया। शरद पवार के भतीजे अजीत पवार जो हैं वो अलग हो गए और एनडीए में शामिल हो गए। उनके गुट को ही चुनाव आयोग ने मूल एनसीपी माना और घड़ी का चुनाव चिन्ह जो उनके पास था वो भी दे दिया और शरद पवार गुट को एनसीपी एसपी का नाम दिया गया, अलग चुनाव चिन्ह भी मिला। अब अजीत पवार की 2026 में यानी इसी साल विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई। उसके बाद सुनेत्रा पवार जो है उनकी ही सीट से चुनाव लड़ी, जीती और उप मुख्यमंत्री बन गई है। विधानसभा में इस गुट के 41 सदस्य हैं और लोकसभा में सिर्फ एक एमपी है। आपको याद होगा कि लोकसभा के चुनावों में 2024 में जो एनडीए है उसकी स्थिति थोड़ी खराब हुई थी। कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों को ज़्यादा सीटें मिली थी। लेकिन ये पूरा का पूरा आंकड़ा बदल जाएगा। अब इसमें एनसीपी गुट जो शरद पवार का है उसमें 10 एमएलए हैं उनके साथ और 8 एमपी हैं। 8 एमपीओं के जाने से एक बड़ा फ़ायदा तो एनडीए को ये होगा कि वो 2/3 बहुमत के बहुत करीब पहुंच जाएंगे और 2/3 बहुमत मिलने के बाद अभी जो संविधान का 31वां संशोधन पेश किया गया था, जो 2/3 बहुमत के अभाव में गिर गया था, उसको पास करा ले जा सकते हैं। अब इसमें 3 व्यवस्थाएं थी। एक व्यवस्था, पहली व्यवस्था थी कि जो लोकसभा के सदस्य हैं उनकी संख्या 543 से बढ़ा करके करीब 850 कर दिया जाएगा। दूसरी व्यवस्था जो थी वो ये कि सीटों का परिसीमन जो है फिर से किया जाएगा। जाहिर है जब सांसद की संख्या बढ़ जाएगी तो सीटों का परिसीमन भी होगा और परिसीमन ड्यू भी है। इसके साथ साथ महिलाओं को 1/3 आरक्षण देने की बात भी की गई थी। आरक्षण के सवाल पर विपक्ष सहमत था, लेकिन विपक्ष का ये कहना था कि 850 में नहीं बल्कि 543 में ही महिलाओं को आरक्षण दे दिया जाए। उसके अलावा दक्षिण के राज्य जो हैं वो लोकसभा में सीट बढ़ाए जाने का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि आबादी जो है उत्तर भारत में ज़्यादा बढ़ी है, दक्षिण भारत में कम बढ़ी है। फिर भी जो फॉर्मूला निकाला गया कि हर राज्य की 50% सीटें बढ़ेंगी, उससे भी कुल मिलाकर दक्षिण के जो राज्य हैं उनका नुकसान होगा, इसलिए वो विरोध कर रहे थे। अब जब तमिलनाडु में डीएमके की सरकार चली गई है, विजय वहाँ मुख्यमंत्री हो गए हैं, तो अब ये गिनती बैठाई जा रही है कि किसी तरह से डीएमके जो है इस विधेयक पर साथ दे दे एनडीए का, और अगर वो साथ देते हैं तो एनडीए का काम आसान हो जाएगा। बहरहाल राजनीति बदलती रहती है, लेकिन महाराष्ट्र में इस बार जो राजनीतिक बदलाव होगा वो देश की राजनीति पर लंबे समय तक प्रभाव डालेगा। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन कमेंट सेक्शन में आकर के अपनी राय हमें ज़रूर बताइए। और इसके साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे प्रोग्राम्स को लाइक कीजिए। इसके साथ साथ बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि समय पर आपको सूचना मिले। हमारा ऐप जो है वो आ चुका है और बहुत सक्षम रूप से काम कर रहा है, तो सत्य हिंदी के ऐप को डाउनलोड कर लीजिए ताकि बेहतर ढंग से प्रोग्राम देख सकें। सत्य हिंदी का में जो सदस्यता अभियान चल रहा था वो अब भी जारी है। अगर आप उससे जुड़ेंगे तो ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.